हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम मक्यावली के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मक्यावली के ऊपर रेनेसां का क्या इम्पैक्ट रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। रेनेसां क्या होता है मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मक्यावली कौन था। तो जब मैं मक्यावली की बात करता हूं, हु वाज मक्यावली। देखो, मक्यावली का पूरा नाम निकोलो मक्यावली था। वो एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर और डिप्लोमैट थे। मतलब वो इटली के अंदर पैदा हुए और एक पॉलिटिकल थिंकर थे वो इटली में, और एक डिप्लोमैट थे। उनकी एक मशहूर किताब है जिसको द प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और ये जो द प्रिंस है इसको फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑन पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ये पहली मॉडर्न किताब है। देखो, मक्यावली की जब मैं बात करता हूं तो मक्यावली उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में रेनेसां चल रहा था। मतलब जो रेनेसां का दौर था उस टाइम पे मक्यावली पैदा हुए थे। तो मक्यावली ने पूरा का पूरा जीवन जो अपना गुजारा वो रेनेसां के दौर में गुजारा। अब मक्यावली की अगर मैं बात करूं तो इनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्निज्म का दौर है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये शुरू कहाँ से हुई? ये मक्यावली के टाइम से शुरू हुई, और मक्यावली जो है वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले मेडिवल एज चल रही थी, और उससे पहले एंशिएंट टाइम्स आपको पता ही होगा। तो 14th सेंचुरी में जो है वो रेनेसां आया, और 14th सेंचुरी के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स भी शुरू हो गया। मतलब मॉडर्न जो ज़माना है वो शुरू हो गया। और मक्यावली का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है मॉडर्निज्म के अंदर या फिर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। अब व्हाट वाज द रेनेसां? अब रेनेसां क्या था? देखो, जब मैं रेनेसां की बात करता हूं, रेनेसां का लिटरल मीनिंग होता है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म होना, मतलब समाज का पुनर्जन्म हो रहा है। समाज जिस तरीके का पहले था अब वैसा नहीं रहा, ये होता है रीबर्थ। मतलब समाज का एकदम पुनर्जन्म हो गया। अब मैं बताता हूं आपको कि मेडिवल पीरियड का मतलब 14th सेंचुरी तक का समाज कैसा था। खास करके 6th-7th सेंचुरी से लेके 7th-8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी जो मेडिवल टाइम हमें देखने को मिलता है। मेडिवल टाइम कहाँ से कहाँ तक है? मेडिवल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 7th सेंचुरी या फिर 8th सेंचुरी से लेके 13th-14th सेंचुरी तक हमें देखने को मिलता है। समझ आ गई बात? उससे पहले मेडिवल टाइम से पहले क्या था? एंशिएंट टाइम था। अब मेडिवल टाइम में क्या चल रहा था? देखो, मेडिवल टाइम जो है इसको डार्क एज भी कहा जाता है। मतलब अंधेर नगरी आप कह सकते हैं, या फिर ऐसी दुनिया, ऐसा वक्त जब अंधेरा छाया हुआ था। अब अंधेरा छाया हुआ था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे सूरज नहीं उगता था। सूरज उस वक्त था, रोशनी भी होती थी, लेकिन अंधेरा कैसे था? अंधेरा अलग तरीके से था। इसको हम डार्क एज भी कहते हैं। इसी टाइम को हम एज ऑफ सुपरस्टिशन कहते हैं, कि अंधविश्वास का दौर था ये ऐसा दौर था जहां पे लोग जो हैं वो अंधविश्वास में जी रहे थे, ब्लाइंड फेथ, अंधभक्ति में जी रहे थे। लोग जो थे वो लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते थे, तर्क का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अंधविश्वास में डूबे हुए थे। वो ऐसे लोग थे जो साइंस का इस्तेमाल नहीं करते थे, साइंटिफिक स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं करते थे, और वहाँ पे कोई लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि सारे के सारे लोग जो है वो अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस में डूबे हुए थे। और रीजन का बड़ा डोमिनेंस हुआ करता था उस टाइम पे। रीजन का डोमिनेंस मतलब मजहब जो था और आपका जो रीजन था वो सबसे ऊपर माना जाता था। और रीजन जो था वो हर चीज में इंटरफेयर करता था, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे आपकी लाइफ हो। और उस वक्त गॉड को ही सब कुछ माना जाता था और रीजन को ही सब कुछ माना जाता था। जो कुछ भी है वो चर्च ही है। मतलब चर्च जो है वो सबसे ऊपर है, चर्च ही देखेगा सब कुछ, चर्च ही सब कुछ डिसाइड करेगा। इवन की पॉलिटिक्स के अंदर भी चर्च का इंटरफेरेंस हुआ करता था। तो मेडिवल पीरियड मतलब डार्क एज, अंधेरा छाया हुआ है उस टाइम पे। लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, लोग ब्लाइंड फेथ में जी रहे हैं, अंधभक्ति में जी रहे हैं। लोग रीजन, लॉजिक, तर्क, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। धर्म का बहुत डोमिनेंस है, रिलीजन का बहुत डोमिनेंस है। और खास करके क्योंकि इटली की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है, तो वहां पे क्रिश्चियनिटी का या चर्च का बहुत डोमिनेंस है। तो ऐसा दौर है मेडिवल टाइम। लेकिन उसके बाद एक शिफ्ट आया, उसके बाद आया रेनेसां, मतलब पूरे समाज का हुआ पुनर्जन्म, और फिर मॉडर्न टाइम स्टार्ट हो गया। अब
पुनर्जन्म हुआ पूरे समाज का मतलब क्या? रेनेसां के थ्रू क्या हुआ? रेनेसां के थ्रू ये जो अंधविश्वास था खत्म हो गया, ये जो रिलीजन का, धर्म का, क्रिश्चियनिटी का या चर्च का डोमिनेंस हुआ करता था, ये खत्म हुआ। लोगों ने दिमाग इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लोगों ने तर्क, लॉजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, साइंटिफिक इंक्वायरी वाली अप्रोच को अडॉप्ट किया। लोग जो थे वो ज्यादा अवेयर हो गए। धर्म, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, अंधभक्ति, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास अब लोगों का नहीं रहा और लोग इससे ऊपर उठ गए। लोग सवाल करने लगे। लेकिन मेडिवल टाइम के अंदर सवाल इंसान नहीं कर सकता था या उसके सवाल मार दिए गए थे। तो ये था क्या? रेनेसां। इट बिगिन अराउंड 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होता है इटली के अंदर और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। इट वॉज रीबर्थ ऑफ रीजन, साइंस, आर्ट एंड ह्यूमन डिग्निटी आफ्टर द लॉन्ग रिलीजियस डोमिनेशन ऑफ द मिडल एजेस। ये एक ऐसा पुनर्जन्म था जिसमें रीजन, साइंस, आर्ट और ह्यूमन डिग्निटी जो थे वो दोबारा उभर करके आ रहे थे। अब साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब रीजन का, तर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था, रैशनलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा था, दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा था और ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसान की इज्जत को रिस्पेक्ट किया जा रहा था। और जो एक लंबा दौर चला मेडिवल टाइम्स के अंदर, मिडल एजेस के अंदर, रिलीजियस डोमिनेशन का, कि धर्म का डोमिनेशन होगा, धर्म का जो है वो दबदबा होगा हर चीज के ऊपर, उससे अब छुटकारा मिल रहा था और लोग साइंस, लॉजिक, रैशनलिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। एक इंडिविजुअल की इज्जत की अब बात की जा रही थी, एक इंडिविजुअल को प्राइमेसी दी जा रही थी, एक इंसान को प्राइमेसी दी जा रही थी, इंसान को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। लेकिन मेडिवल एजेस के अंदर, मिडिल एजेस के अंदर, उस डार्क एज के अंदर इंसान को कुछ नहीं समझा जाता था, इंसान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इंपॉर्टेंस दी जाती थी तो किसको? गॉड को। किसको? रिलीजन को। किसको? चर्च को, चर्च के पोप को। तो बेसिकली उस टाइम पे उन लोगों को प्राइमेसी और इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि वही लोग सब कुछ हैं। और एक इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए? रिलीजन को मानना, चर्च को मानना, चर्च के ऑर्डर्स को फॉलो करना, चर्च का जो पोप है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना। ये एक इंसान की जिम्मेदारी मानी जाती थी, नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती थी। हमें मुक्ति हासिल करनी है, हमें सल्वेशन हासिल करनी है, हमें गॉड के ऑर्डर्स को मानना है, ये सब उस टाइम पे होता था। लेकिन उसके बाद अब गॉड को, चर्च को, पोप को प्राइमेसी नहीं मिली, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाने लगी। फिर जो है वो एक इंसान की बात होने लगी और इंसान को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो फीचर्स क्या हैं रेनेसां के? सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म आया। सेकुलरिज्म का मतलब, पहले सेकुलरिज्म नहीं हुआ करता था। सेकुलरिज्म का मतलब होता क्या है कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। धर्म अपना काम करेगा, धर्म अपने तरीके से ऑपरेट करेगा और राजनीति अपने तरीके से होगी, पॉलिटिक्स अपने तरीके से होगी। पॉलिटिक्स का और रिलीजन का कोई आपस में तालमेल नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। रिलीजन को अपना काम करने दीजिए और पॉलिटिक्स को अपना काम करने दीजिए, दोनों एक दूसरे में एंटर नहीं होने चाहिए। ये मतलब होता है सेक्युलरिज्म का। तो रेनेसां के थ्रू जो है वो सेक्युलरिज्म आया। उससे पहले क्या था? उससे पहले रिलीजन और पॉलिटिक्स जुड़े हुए थे। तो जो चर्च कहता था वही राजा करता था, चर्च के ऑर्डर्स को ही फॉलो किया जाता था पॉलिटिक्स के अंदर। चर्च का बड़ा डोमिनेशन होता था पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद साइंटिफिक स्पिरिट उभर करके आया। साइंटिफिक स्पिरिट मतलब अब लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे, साइंस का इस्तेमाल करने लगे, लॉजिक का इस्तेमाल करने लगे और अंधविश्वास से ऊपर उठ गए। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म इस वक्त आया। इंडिविजुअलिज्म मतलब एक व्यक्ति को जो है वो सेंटर में रखा गया और ये कहा गया कि व्यक्ति खुद से कैपेबल है, व्यक्ति के अपना पैशन है, व्यक्ति का अपना दिमाग है, एक व्यक्ति जो है वो रैशनल है, वो लॉजिकल है। इस चीज की बात की जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि एक इंसान जो है वो सोच सकता है, वो अपने फायदे के बारे में सोच सकता है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो जो है वो साइंस का, लॉजिक का इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने पैशन को परस्यू कर सकता है। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता था कि इंसान की कोई औकात नहीं है, मजहब जो बताएगा वही इंसान को करना है, चर्च जो बताएगा वही इंसान को करना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिज्म उभर करके आया, मतलब राष्ट्रवाद की फीलिंग लोगों के अंदर उभर करके आई अपने देश के प्रति, राष्ट्रवाद। और उसके बाद रैशनलिज्म यहाँ पे उभर करके आया कि लोग तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ह्यूमनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि एक जो इंसान है
उसके भले की बात अब की जा रही है, उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और चर्च को, रिलीजन को अब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। एक इंसान को अब इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इंसान की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इंसान की खुशहाली के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में सोचा जाएगा। और पहले जो है वो इंसान की बात नहीं होती थी, बल्कि ये कहा जाता था कि इंसान तो एक कठपुतली है और इंसान का काम होता है चर्च की बात मानना, रिलीजन की बात मानना, गॉड की समर्पण है, मतलब गॉड के प्रति डिवोट हो जाना, ये एक इंसान का कर्तव्य होता है। ये पहले कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो है वो ह्यूमनिज्म की बात होने लगी। तो रेनेसां क्या है? रेनेसां समाज के अंदर जो शिफ्ट आया, जो मेडिवल से लेके मॉडर्न टाइम्स के बीच में शिफ्ट आया। आपने सुना ना, मेडिवल टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स, मेडिवल एज, उसके पहले एंशिएंट एज, मेडिवल के बाद मॉडर्न एज। ये क्या है मॉडर्न एज और मेडिवल एज? मेडिवल एज मतलब एक अलग दौर चल रहा है, उस दौर का फिर वो दौर खत्म हो गया और मॉडर्न एज स्टार्ट हो गई। तो वो जो मॉडर्न एज और मेडिवल एज के बीच में जो शिफ्ट आया, उसी को हम रेनेसां कहते हैं। रेनेसां के थ्रू ही मॉडर्न टाइम स्टार्ट हुआ। और रेनेसां जो था क्या था? बेसिकली वो मेडिवल एज को खत्म करता था और एक नए जमाने का वहां पे आरंभ हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी, मॉडर्न टाइम्स की स्टार्टिंग हो रही थी। और मॉडर्निज्म इज ऑल अबाउट साइंटिफिक टेम्पर एंड सेक्युलरिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म एंड ह्यूमनिज्म एंड रैशनलिज्म एंड नेशनलिज्म। बट बिफोर मॉडर्निज्म, मेडिवल टाइम पे इन सब चीज़ों की बात नहीं होती थी। उस टाइम पे सिर्फ रिलीजन ही डोमिनेट करता था। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, मजहब को मानना है, चर्च के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, चर्च जैसा करेगा वैसा करना है। एक इंसान इतना ज़रूरी नहीं है, चर्च के ऑर्डर्स ज़रूरी हैं, भगवान ज़रूरी है, गॉड ज़रूरी है। अंधविश्वास, जो चर्च ने कहा वही लोगों ने मान लिया। चर्च ने कहा कि ज़मीन जो है, धरती चपटी है, तो लोगों ने मान लिया वो चपटी है। चर्च ने कहा कि बारिश जो ऊपर से होती है वो ऊपर से जीसस क्राइस्ट करता है, तो लोगों ने मान लिया कि जीसस क्राइस्ट करता है। तो एक अंधविश्वास का दौर है। लेकिन फिर रेनेसां आता है, मतलब समाज का पुनर्जन्म होता है, एक नया जन्म होता है। और नए जन्म के थ्रू सेक्युलरिज्म, साइंटिफिक स्पिरिट, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। अब मकियावेली के ऊपर क्या असर पड़ा रेनेसां का? मतलब मकियावेली जो है वो कब पैदा होते हैं? जब मेडिवल एज का खात्मा हो रहा है, खत्म हो रही है मेडिवल एज और रेनेसां की शुरुआत हो रही है। जब रेनेसां का दौर आ गया है, तब मकियावेली पैदा होते हैं। अब आप ये सोचो कि एक इंसान जो उस वक्त पैदा हुआ जब मेडिवल एज खत्म हुई, डार्क एज खत्म हुई और रेनेसां की शुरुआत हो रही है, तो क्या उसके आइडियाज के अंदर, उसके विचारों के अंदर हमें क्या रेनेसां के आइडियाज देखने को नहीं मिलेंगे? क्या हमें उसके विचारों के अंदर सेक्युलरिज्म की बात नहीं देखने को मिलेगी? क्या उसके विचारों के अंदर रैशनलिज्म की बात नहीं होगी? क्या उसके विचारों के अंदर इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं होगी? क्या उसके विचारों के अंदर ह्यूमनिज्म की बात नहीं होगी? क्या उसके विचारों के अंदर साइंटिफिक स्पिरिट की बात नहीं होगी? क्या उसके विचारों के अंदर नेशनलिज्म की बात, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म की बात नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वो इंसान उस समाज में पल बढ़ रहा है जिस समाज के अंदर रेनेसां आया हुआ है, नया नया रेनेसां आया हुआ है। समाज के अंदर जो है वो नई शुरुआत हो रही है और उस नई शुरुआत के थ्रू जो है वो मकियावेली का भी जन्म हो जाता है। तो मकियावेली के ऊपर किस चीज का असर पड़ेगा? उसी दौर का असर पड़ेगा ना जब रेनेसां आ रहा है। रेनेसां के अंदर क्या हो रहा है भाई? सेक्युलरिज्म आ रहा है, साइंटिफिक स्पिरिट, इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है, ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। तो क्या मकियावेली भी इन सब चीजों की बात नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हर एक थिंकर जो है वो अपने आसपास का टाइम जो है, सर्कमस्टांसेस जो है, कंडीशंस जो हैं, उससे प्रभावित होता है। इसलिए तो लास्की ने कहा था कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, कि हर एक थिंकर जो है वो अपने वक्त का बच्चा होता है। और अगर एक थिंकर को आपको समझना है तो उसके वक्त के बारे में समझिए कि किस वक्त में वो पैदा हुआ, उसकी कंडीशंस क्या थी, उसके आसपास का माहौल कैसा था, उसकी फैमिली कैसी थी, उसकी सोशल लाइफ कैसी थी, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे थे, वो कैसे जी रहा था, उससे ही तो उसके आइडिया शेप होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा हो जाते हैं जहां हमेशा लड़ाई चल रही होती है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है समाज की तरफ या फिर अपने फैमिली की तरफ या माँ बाप की तरफ, वो अलग हो जाएगा, है ना।
तो बेसिकली आपके दोस्त जैसे होंगे वैसे आप हो जाएंगे, है ना। अगर आपके दोस्त जो हैं वो मान लो लेफ्ट लीनिंग है, मतलब वो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हैं, तो धीरे धीरे आपके आइडियाज भी वैसे ही हो जाएंगे। आप भी बीजेपी के खिलाफ मतलब खिलाफत करने लगेंगे, उसके खिलाफ बोलने लगेंगे, उसके खिलाफ आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आइडियाज जो है अपने आप ग्रो नहीं करते हैं, बल्कि समाज से ये शेप होते हैं, परिवार से, दोस्तों से, स्कूलों से, शिक्षा से, किताबों से, कंडीशन से, आपने क्या क्या झेला लाइफ में, उससे ये शेप होते हैं। इसलिए लास्की ने कहा एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हर एक थिंकर अपने वक्त का बच्चा होता है, इसलिए मक्कियावेली भी अपने वक्त का बच्चा है। मक्कियावेली के थॉट भी उसके वक्त के अकॉर्डिंगली ही शेप हुए हैं। और वक्त क्या है? वक्त है रेनेसां का, दौर है रेनेसां का। रेनेसां के अंदर बात हो रही है सेक्युलरिज्म, साइंटिफिक स्पिरिट, इंडिविजुअलिज्म, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, नेशनलिज्म की। इसलिए मक्कियावेली भी इन सब चीज़ों की बात करेगा। इसलिए मक्कियावेली को भी पहला मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, पहला पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस उसको कहा जाता है। अब इंपैक्ट ऑफ रेनेसां ऑन मक्कियावेलीज थॉट, क्या इंपैक्ट रहा, अब क्या असर रहा मक्कियावेली के विचारों के ऊपर रेनेसां का। देखो, रेनेसां के आइडियाज से मक्कियावेली डीपली इन्फ्लुएंस था, काफी ज्यादा असर उसके ऊपर पड़ा। सबसे पहले सेक्युलरिज्म, मक्कियावेली ने सेक्युलरिज्म की बात की। बेसिकली रेनेसां के अंदर भी सेक्युलरिज्म उभर करके आ रहा है, और मक्कियावेली भी अब सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है। देखो, मक्कियावेली से पहले जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो जो है उनकी थॉट और उनका पर्सपेक्टिव अलग है। वो मेडिवल एज से इन्फ्लुएंस्ड है, वो गॉड की बात कर रहे हैं, वो सेक्युलरिज्म की बात करते ही नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि मक्कियावेली पहला ऐसा थिंकर है, पहला ऐसा मॉडर्न थिंकर है जो इन सब चीजों की बात कर रहा है। अगर उससे पहले इन सब चीजों की कोई बात कर रहा होता, इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलरिज्म, रैशनलिज्म की, तो मैं उसको पहला मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहता ना। लेकिन उससे पहले किसी पॉलिटिकल थिंकर ने इन सब चीजों की बात की ही नहीं। जैसे उससे पहले सेंट ऑगस्टिन आते हैं, थॉमस एक्विनॉस आते हैं, वो सब क्रिश्चियनिटी और चर्च की बात कर रहे हैं, वो चर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, चर्च की सपोर्ट कर रहे हैं, चर्च का गुणगान कर रहे हैं। वो इंसान को प्राइमेसी नहीं दे रहे, वो सेक्युलरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो रैशनलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो साइंटिफिक स्पिरिट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बात कर रहे हैं किसकी? जिसकी हो रही है मेडिवल टाइम्स के अंदर बात, वो अंधविश्वास का दौर, वो गॉड की बात कर रहे हैं, वो चर्च की बात कर रहे हैं, चर्च का सपोर्ट कर रहे हैं, वो थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। थियोलॉजी मतलब गॉड के रिलेटेड, साइंस ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, उसकी बात कर रहे हैं। तो मक्कियावेली पहला ऐसा थिंकर है जिसने सेक्युलरिज्म की बात करी। तो सेक्युलरिज्म की बात पहली बार किसने करी? वो मक्कियावेली ने करी। मक्कियावेली ने बेसिकली पॉलिटिक्स को लीजन से सेपरेट कर दिया। मक्कियावेली ने कहा कि लीजन का, मजहब का और राजनीति का कुछ लेना देना नहीं है। उससे पहले लीजन और पॉलिटिक्स जुड़े हुए थे, और उससे पहले के पॉलिटिकल थिंकर भी लीजन और पॉलिटिक्स को जोड़ कर देखते थे, वो उसको जोड़ते रहते थे। वो कहते थे कि लीजन और पॉलिटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, और लीजन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन मक्कियावेली ने करके दिखाया, क्या? पॉलिटिक्स और लीजन को अलग अलग, उसने अलग अलग कर दिया। उसने कहा कि पॉलिटिक्स में लीजन का कुछ लेना देना नहीं है, चर्च का कुछ लेना देना नहीं है, मजहब का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करेगी और चर्च या लीजन अपने तरीके से काम करेगा। चर्च, लेट द चर्च एंड लीजन डू वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू एंड लेट द पॉलिटिक्स डिसाइड देयर अफेयर्स ऑन देयर ओन। उनको पॉलिटिक्स के अंदर क्या चलेगा ये वहीं पे डिसाइड करने दो, इसमें रीजन का कुछ लेना देना नहीं है। तो बिफोर मक्कियावेली पॉलिटिक्स वाज कंसीडर्ड एज साइंस ऑफ थियोलॉजी। मक्कियावेली से पहले पॉलिटिक्स को जो है वो साइंस ऑफ थियोलॉजी कहा जाता था। ये कहा जाता था कि पॉलिटिक्स जो है वो थियोलॉजी का पार्ट है। थियोलॉजी मतलब जिसमें गॉड की स्टडी की जाती है, भगवान की बात की जाती है, भगवान को पढ़ा जाता है, धर्म ये वो। और कहा जाता था कि पॉलिटिक्स भी ना धर्म का ही हिस्सा है, गॉड का ही हिस्सा है, गॉड की जो स्टडी है उसका ही हिस्सा है। लेकिन मक्कियावेली ने इसको अलग कर दिया। बट मक्कियावेली मेड पॉलिटिक्स सेक्युलर एंड इंडिपेंडेंट। उसने कहा कि पॉलिटिक्स का अपना अस्तित्व है, पॉलिटिक्स रिलीजन से जुड़ी हुई नहीं है, और पॉलिटिक्स अपने तरीके से काम करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। He removed the control of church over political affairs। जो चर्च का कंट्रोल होता था पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, उसको उसने खत्म कर दिया। पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन डिसाइड करता था? चर्च ही करता था। तो चर्च राजा को कहता था कि आपको ऐसे करना है, तो राजा वैसे ही करता था। चर्च राजा को ऑर्डर्स देता था, राजा उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करता था। तो चर्च बेसिकली डोमिनेट करता था पॉलिटिक्स को, लेकिन उसने चर्च को हटा दिया पॉलिटिकल अफेयर्स में से। He said the ruler's main aim is power and stability of the state and not salvation of souls।
उसने कहा कि एक रूलर का मतलब जो इंसान रूल कर रहा है, जो पॉलिटिक्स के अंदर रूल कर रहा है, मतलब जो राजा है या फिर जो भी इंसान रूल कर रहा है, उसका अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए पावर, कि पावर को कैसे कैप्चर करना है, पावर कैसे हासिल करनी है और समाज के अंदर स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है। मतलब मार काट ना हो, अराजकता ना हो, एनार्की ना हो, बल्कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए समाज के अंदर। ये एक रूलर का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि तुम आत्माओं को शांति दिलाओ, तुम आत्माओं को मोक्ष दिलाओ। उससे पहले पॉलिटिक्स बेसिकली राजा क्या करता था, मोक्ष दिलाया करता था आत्माओं को, सेल्वेशन ऑफ सोल्स, कैसे मोक्ष हासिल करना है, मोक्ष की बात की जाती थी पॉलिटिक्स के अंदर। उससे पहले के थिंकर्स मोक्ष की बात करते थे। उसने कहा मोक्ष मोक्ष छोड़ो यार, ये सब ये राजा का काम थोड़ी है आत्माओं को मोक्ष दिलाना, राजा का काम थोड़ी है आपको सेल्वेशन प्राप्त करवाना। ये राजा का काम है स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, पावर हासिल करना, समाज के अंदर सब मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, ये काम है राजा का। कोई अटैक ना कर दे हमारे देश के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर, अटैक से अपने देश को बचाना, अपनी ज़मीन को बचाना, ये काम है राजा का। राजा का काम है कि किस तरीके से अराजकता को ख़त्म किया जाए, मारकाट को ख़त्म किया जाए, ऑर्डर लाया जाए समाज के अंदर। राजा का काम ये नहीं है कि आत्माओं को शांति दिलाई जाए। तो ये बेसिकली मक्कियावेली बात करते हैं। तो मक्कियावेली ने सेक्युलरिज्म की बात की एंड मक्कियावेली वाज द फर्स्ट थिंकर हु वाज टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म की शुरुआत मक्कियावेली ने ही की, मक्कियावेली से ही हुई। उससे पहले के पॉलिटिकल थिंकर्स वर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म एट ऑल। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है रैशनलिज्म। देखो मक्कियावेली के थॉट्स के अंदर और आइडियाज़ के अंदर रैशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। रैशनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपने रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब तर्क का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मतलब आप अंधविश्वास में नहीं डूबे होते हैं, आप जो हैं वो सुपरस्टिशंस में नहीं डूबे होते हैं, अंधभक्ति में नहीं डूबे होते हैं, बल्कि आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि भाई यहाँ पे भूत है, तो आप मान नहीं लेते हैं वो, बल्कि आप देखते हैं यहाँ के कि क्या सच में भूत है या किसी का परछाई पड़ रही है वहाँ पे। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऊपर से पेन नीचे गिर रहा है तो ये गॉड गिरा रहा है, तो आप उसको मानते नहीं है, बल्कि आप खुद से डिस्कवर करते हैं कि इसको गॉड गिरा रहा है या फिर इसको ग्रेविटी है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो लॉजिक का इस्तेमाल मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। ये अंधविश्वास के ऊपर मतलब अंधविश्वास में ना पड़ना, या फिर क्या बोलते हैं सुपरस्टिशंस के ऊपर विश्वास ना करना, या फिर जो आपके मिथ्स वगैरह हैं उसके ऊपर विश्वास ना करना। सो मक्कियावेली वाज प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक इन हिज अप्रोच। मक्कियावेली जो था वो प्रैक्टिकल था और साइंटिफिक था अपनी अप्रोच के अंदर। वो साइंटिफिक चीज़ों की बात करता था, साइंटिफिकली वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता था। वो बहकावे में नहीं आता था, इमोशंस में नहीं आता था, वो अंधविश्वास में नहीं आता था, वो सुपरस्टिशंस की बात नहीं करता था, वो यूटोपियन नहीं था, वो ऐसी बातें नहीं करता था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करना है, वैसा करना होगा, उसकी बात नहीं करता था। बल्कि वो कहता था कि असलियत में चल क्या रहा है। वो साइंटिफिक था, वो बेसिकली चीज़ों को साइंस के तरीके से देखता था, साइंस के नज़रिए से देखता था। तो बेसिकली सेकंड उसकी थॉट में हमें रैशनलिज्म रिफ्लेक्ट होता है, रैशनलिज्म देखने को मिलता है। तो रैशनलिज्म के अंदर उसने हिस्ट्री को स्टडी किया, उसने रूलर्स को, अलग अलग रूलर्स को एनालाइज किया और उसने एम्पिरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया। मतलब रैशनलिज्म के अंदर उसने बेसिकली क्या किया, उसने जो है वो इतिहास को समझा, हिस्ट्री को समझा और हिस्ट्री से उसने सीखने की कोशिश की। उसने देखा कि पहले पॉलिटिक्स कैसे हुआ करती थी, उसने देखा कि पहले रूलर्स को उसने अच्छे से एनालाइज किया और उसके बाद जो है वो उसने एम्पिरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया। मतलब उसने जो है वो फैक्ट बेस्ड स्टडी की, उसने अंधविश्वास का इस्तेमाल नहीं किया, उसने थ्योरीज के ऊपर फोकस नहीं किया, उसने फेथ डेवलप नहीं किया, बल्कि उसने फैक्ट एविडेंसेस के बेसिस पे स्टडी की। तो रैशनलिज्म के अंदर ये भी आता है कि बेसिकली वो इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे अगर मुझे अपना अस्तित्व समझना है तो मैं इतिहास को पढ़ के अपना अस्तित्व समझ सकता हूं। अगर मुझे ये समझना है कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स ऐसी क्यों चल रही है, तो मुझे जो है वो इतिहास से पता चल सकता है कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स ऐसी क्यों चल रही है। हिस्ट्री हमें सिखाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम की पॉलिटिक्स को मैं हिस्ट्री से समझ सकता हूं। अगर हिस्ट्री में किसी रूलर ने कोई अगर गलती की है तो आज के टाइम पे मैं वैसी गलती नहीं करूंगा। अगर मैं रूलर हूं तो, अगर मैं राजा हूं, अगर मैं देश को चला रहा हूं, तो मुझे इतिहास से ये सीखने को मिल सकता है कि मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्योंकि
पास्ट में लोगों ने कुछ वैसा किया होगा जिससे कि वो फ्लॉप हो गए या फिर गिर गए, उनकी सल्तनतें गिर गई। वैसा मुझे नहीं करना है, वैसी गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो हम अपने पास्ट से, अपने इतिहास से सीखते हैं। उसी तरीके से मकियावेली ने भी हिस्ट्री से सीखने की कोशिश की। उसने अलग अलग रूलर्स को एनालाइज किया, उनको पढ़ने की कोशिश की, और उसके बाद उसने इंपीरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया, फैक्ट इकट्ठे किए, एविडेंसेस इकट्ठे किए, और उसके बाद उसने पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की। उसके बाद उसने पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंपीरिकल स्टडी का इस्तेमाल किया। उसके बाद थर्ड इसके अंदर क्या आता है, वो आता है इंडिविजुअलिज्म। अब देखो, रेनेसां के थ्रू इंडिविजुअलिज्म भी आया था, और इंडिविजुअलिज्म जो है हमें मकियावेली की फिलॉसफी के अंदर भी देखने को मिलता है। बेसिकली रेनेसां सेलिब्रेटेड द पावर एंड क्रिएटिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। रेनेसां के अंदर जो है बात की गई थी एक इंसान की जो क्रिएटिविटी है और एक इंसान की जो पावर है उसकी, कि एक इंसान क्रिएटिव होता है, एक इंसान अपने भले के लिए सोच सकता है। हमें एक इंसान को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, ये रेनेसां के अंदर कहा गया था। मतलब रेनेसां के अंदर इस चीज़ का जिक्र हो रहा था कि एक इंसान को अहमियत दी जानी चाहिए जो नहीं दी जाती है मेडिवल टाइम्स के अंदर। एक इंसान क्रिएटिव है जिसको क्रिएटिव नहीं समझा जाता है मेडिवल टाइम्स के अंदर। एक इंसान जो है वो पावरफुल है, वो पावर, एक इंसान की पावर को जो है वो मेडिवल टाइम्स के अंदर नहीं समझा जाता था, लेकिन रेनेसां के बाद समझा जाने लगा। एक इंसान को जो है वो रैशनल समझा जाने लगा कि एक इंसान रैशनल होता है, वो उसको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसी तरीके से मकियावेली ने भी जो है वो एडमायर किया एक स्ट्रांग और कैपेबल रूलर को, जो कि अपनी डेस्टिनी को खुद शेप करेगा अपनी ताकत के थ्रू, अपने करेज, साहस के थ्रू और अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू। बेसिकली मकियावेली एक ऐसे रूलर की तलाश में थे, या एक ऐसे रूलर की प्रशंसा कर रहे थे जो कि बिना धर्म के दबाव के, बिना मजहब के दबाव के, बिना चर्च के दबाव पे खुद जो है अपनी डेस्टिनी को खुद शेप करे, अपनी पॉलिटिक्स को खुद डिसाइड करे। कोई और उसकी पॉलिटिक्स को डिसाइड ना कर रहा हो, चर्च उसकी पॉलिटिक्स को डिसाइड ना कर रहा हो, और खुद वो इतना पावरफुल हो, इतना स्ट्रांग हो, अपनी ताकत के थ्रू, अपने करेज हो उसके अंदर, इंटेलिजेंस हो उसके अंदर, और जिससे कि वो अपने देश को चला सके, उसको स्टेबल रख सके। ही एडमायर्ड फिगर्स लाइक सीजर बोर्जिया एंड लॉरेंजो डी मेडिकी फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल स्किल। उसने कुछ राजा या फिर जो पॉलिटिकल फिगर्स थी, जैसे सीजर बोर्जिया की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं लॉरेंजो डी मेडिकी की बात करूं, ये भी एक प्रिंस थे, उनकी प्रशंसा की मकियावेली ने, और बताया कि ये कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स हैं, पावरफुल लोग हैं, करेज है इनके अंदर, इंटेलिजेंस है इनके अंदर, और कैसे ये देश को संभाल सकते हैं, कैसे इनके अंदर दम है, ताकत है, विल पावर है कि ये देश को संभाल सकें, ये देश को यूनाइट कर सकें, और ये खुद अपनी पॉलिटिक्स डिसाइड कर सकें। ही बिलीव्ड दैट अ सिंगल कैपेबल रूलर कुड यूनाइट इटली एंड रिस्टोर इट्स ग्लोरी। उसका ये मानना था कि एक कोई ताकतवर रूलर, एक कोई ताकतवर राजा इटली को जो है वो यूनाइट कर सकता है, इटली को जोड़ सकता है। इटली जो कि अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है उस टाइम पे, उसको जोड़ सकता है, और इसकी जो ग्लोरी है, जो इसका पास्ट ग्लोरी है, जो एंशिएंट रोम है, जो इसका पिछला कल्चर है, मतलब जो इनका इतिहास है, जो इटली इतिहास में बहुत जो है वो पावरफुल हुआ करती थी, वो इटली जो इतिहास में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जो इटली जो है जिसकी ग्लोरी पूरी दुनिया में मानी जाती थी, जिस इटली को पूरी दुनिया में माना जाता था, उस इटली के पास्ट को दोबारा से रिस्टोर करेगा वो इंसान, वो कैपेबल रूलर। बेसिकली इटली जो थी वो पास्ट में, मतलब इतिहास में बहुत पावरफुल हुआ करती थी, इटली को बहुत माना जाता था। तो उसका जो पास्ट है, उसकी जो ग्लोरी है, उसको वो रिस्टोर करना चाहता था। वो ऐसा रूलर चाहता था जो कि इटली की ग्लोरी को, इस इटली की पास्ट ग्लोरी को जो है वो रिस्टोर कर सके, इटली को यूनाइट कर सके। उसके बाद उसने नेशनलिज्म की बात की। देखो रेनेसां के अंदर नेशनलिज्म उभर करके आया, और मकियावेली के थॉट्स में भी हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो बेसिकली मकियावेली ने पहली बार नेशनलिज्म की बात की। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर मकियावेली से ही स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म की बात होना। वो चाहता था कि इटली को यूनिफाई किया जाए, वो आइडिया ऑफ यूनिफाइड इटली को लेके आगे बढ़ रहा था। बेसिकली इटली जो है ना वो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज के अंदर बट गया था, इटली जो है अलग अलग पार्ट्स के अंदर बट गया था। तो मकियावेली चाहता था कि पूरे इटली को इकट्ठा किया जाए, उसको यूनाइट किया जाए। राष्ट्रवाद की वो बात कर रहा था। मकियावेली वांटेड टू यूनिफाई इटली व्हिच वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। ही अर्ज्ड फॉर अ पैट्रियोटिक रूलर हु कुड डिफेंड इटली फ्रॉम फॉरेन पावर्स। तो उसने एक ऐसे रूलर की तलाश में था, वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो कि इटली को यूनिफाई कर सकता है, उसको यूनाइट कर सकता है, और साथ ही साथ उसको बचा सकता है फॉरेन अटैक से, राइट। उसके बाद फिफ्थ उसके अंदर जो है वो उसकी थॉट्स के अंदर हमें ह्यूमैनिज्म देखने को मिलता है, उसके आइडियाज के अंदर हमें ह्यूमैनिज्म देखने को मिलता है, और रेनेसां के थ्रू भी ह्यूमैनिज्म उभर करके आया था। तो ह्यूमैनिज्म
मकियावेली ने क्या किया, मकियावेली ने रियल ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की इंस्टेड ऑफ आइडियलिस्टिक और डिवाइन मॉडल्स। देखो, इंसान के बारे में बहुत सारे आइडियलिस्टिक और डिवाइन मॉडल्स हुआ करते थे मेडिवल टाइम में कि इंसान ऐसा होता है, भगवान ने इंसान ऐसा बनाया है, इंसान वैसा होता है, इंसान अच्छा होता है, इंसान मतलब इंसान के बारे में कई सारी इमेजिनेशन की गई थी कि हमारे कुरान में लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा है इंसान ऐसा होता है, गॉड ने इंसान ऐसा बना के भेजा हुआ है। तो ऐसे इमेजिनेशंस की जाती, हवा में बातें की जाती थी। लेकिन मकियावेली ने असल में जो इंसान का बिहेवियर है उसको समझा, उसको पढ़ा, उसको जाना और उसके बाद उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के देखा। उसके बाद उसने पॉलिटिक्स के अंदर उस ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज किया और उसके बाद पॉलिटिक्स की स्टडी की। ही स्टडीड मैन एज ही इज नॉट एज ही शुड बी। जैसा इंसान था उसको वैसे उसने स्टडी किया, ना कि इंसान कैसा होना चाहिए। पहले क्या किया जाता था, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था कि इंसान कैसा होना चाहिए, इंसान कैसा, अच्छा इंसान कैसा होता है। लेकिन मकियावेली ने देखा कि इंसान असल में है कैसा, उसको उसने स्टडी किया। उसने कहा कि ह्यूमन नेचर जो है, इंसान का जो नेचर है वो सेल्फिश है, इंसान जो है वो खुदगर्ज होता है, एम्बिशियस है और साथ ही साथ पावर सीकिंग है। इंसान जो है वो पावर कैप्चर करना चाहता है, इंसान सेल्फिश होता है, खुदगर्ज होता है, इंसान जो है ब्रूटल होता है। तो बेसिकली उसने बताया कि ऐसा है असल में इंसान। और जहां पे इंसान ही सेल्फिश है, जहां पे इंसान ही एम्बिशियस है, पावर सीकिंग इन नेचर है, जो पावर कैप्चर करना चाहता है, जिसको भूख है, उस इंसान, अगर ऐसा इंसान है तो पॉलिटिक्स भी वैसी ही होगी। तो बेसिकली उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, उसने रियलिटी को स्टडी करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मकियावेली के थॉट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, क्या इंपैक्ट हुआ है नेसा का, जो कि हमें यहाँ पे क्लियर कट तरीके से नजर आता है। रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, इससे पहले हमने जो है वो इंडिविजुअलिज्म डिस्कस किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे मकियावेली और उसका नेसा का, उसके ऊपर जो इफेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, दिस इज़ माई ID अक्षय ठाकुर _JK AKSHAYTHAKUR_JK। यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, आप आजकल यूट्यूब पे हाइप का बटन आया हुआ है, तो आप वो दबाकर मुझे इस वीडियो का हाइप दे सकते हैं, ताकि हम ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाएँ। अदरवाइज़ मैंने कभी अपनी वीडियोस के अंदर कभी भी लाइक, कमेंट, शेयर ये सब भीख नहीं मांगी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं, ताकि और ऑडियंस के पास ये वीडियो पहुँच सके, सो दैट मुझे भी एक तरीके का एक तरीके की वो क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और अपलोड करने की, और एक तरीके की रिकग्निशन मिल सके। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।